Hello class 9th, welcome back. Today we will discuss about global influence of the Russian Revolution. कि आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो है कि रशिया का जो रेवोल्यूशन हुआ उसका ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि रशियन सोसाइटी का डिवीज़न कैसे था, कौन कौन से ग्रुप थे, कैसे वहाँ संडे का एक यानी कि ब्लडी संडे का इंसिडेंट हुआ, कैसे वहाँ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुई, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद में क्या हुआ। फिर हमने डिस्कस किया था कि अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या था, अक्टूबर के बाद क्या हुआ था ये हमने पढ़ चुके। फिर हमने पॉलिसी ऑफ स्टालिन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यूनाइटेड ऑफ सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये यूएसएसआर का मीनिंग है बेटा सॉरी। तो रशियन रेवोल्यूशन का पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हुआ, तो पहला असर हम देखेंगे कम्युनिज्म। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिज्म जो थे, कम्युनिज्म कौन, जो वर्कर्स का फेवर चाहते हैं, मजदूर हैं, लेबरर हैं, लैंडलेस फार्मर हैं, जो उनकी भलाई के लिए, उनके हित के लिए काम करें, उनको बोला जाता है कम्युनिस्ट। और ऐसे ही कम्युनिज्म जो हैं वो लार्ज लेवल के ऊपर सबसे पहले लेनिन, कार्ल मार्क्स ने उसका आइडिया दिया था। लेनिन ने उन आइडिया को फॉलो किया था। उसके बाद स्टालिन ने कम्युनिज्म पॉलिसी को कैसे आगे प्रमोट किया ये देखेंगे। फिर रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला असर ये पड़ा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉलिसी ऑफ कम्युनिज्म जो है वो उसका असर डे बाय डे बढ़ने लगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर रशिया पहला ऐसा कंट्री बना, रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री कि जहां कम्युनिज्म पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। अब इनका जो असर है केवल यहीं नहीं रुकता है। अब कम्युनिज्म का जो असर है वो ब्रिटेन जैसी कंट्री के अंदर देखने को भी मिला। तो वहाँ भी लोगों ने कम्युनिज्म से इंस्पायर होकर के एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी। और हम ये कहें कि क्या इंडिया में उसका असर हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली 1924 में भी इंडिया के अंदर कम्युनिज्म पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा थी अब वो केवल और केवल रशिया तक ही लिमिट नहीं थी, बल्कि वो रशिया को क्रॉस करके चाहे वो यूरोपियन कंट्री है ब्रिटेन, वहाँ पर उसकी पहुँच जाती है, उसकी फेवर इनकी जो पॉलिसी। इसी तरह से इंडिया के अंदर भी कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म को मानने वाले जो हैं वो 1924 में पार्टी बनाते हैं इंडिया के अंदर भी। ये तो था नंबर 1। नंबर 2 प्रमोशन ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म समाजवाद की कैसे एक ऐसे आइडिया जो कि कार्ल मार्क्स ने प्रेजेंट किया था कि भी सोसाइटी के अंदर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जो बड़ी बड़ी लैंड हैं उन लैंड के ऊपर किसी इंडिविजुअल का कंट्रोल होने की बजाय उसके ऊपर कंट्रोल सोसाइटी के लोगों का हो। बैंक हैं, बैंकों को नेशनलाइज किया जाए, साथ साथ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी नेशनलाइज किया जाए। तो इस तरह की जो बातें थी सोशलिज्म के थ्रू, इसका जो असर था बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड के चारों हर डायरेक्शन में हुआ। सभी वर्ल्ड के कंट्री ने सोशलिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, यानी कि कहीं ना कहीं बैंकों को नेशनलाइज किया गया, इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया गया, लैंड हैं वो पुअर पीपल को ट्रांसफर की गई। नंबर 3 इकोनॉमिक प्लानिंग, कि 1927 में पहली 5 ईयर प्रोग्राम जो है वो रशिया ने इंट्रोड्यूस किया। उसके पीछे मेन मोटिव क्या था कि इन पॉलिसी कैसे पॉलिसी बनाई जाए ताकि हम रशिया के लोग जो हैं रशिया का वेलफेयर कैसे करें, कैसे इंडस्ट्रीज़ को यानी कि एक्सपेंड करें, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर हैं कैसे उनको प्रॉपर स्कूलिंग दी जाए, कैसे उनको चीपर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, कैसे उनको यानी कि मॉडर्न लिविंग क्वार्टर दिए जाएं, कैसे वर्कर्स की जो वेजेस है वेजेस दिहाड़ी बढ़ाई जाए। तो इन बातों का फेवर किया गया प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू, यानी कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जब अच्छी होगी
तो उसके जो पॉजिटिव पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं पुअर पीपल के लिए, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। नंबर 4, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता। अब हम बात करें 1905 से पहले की, तो रशिया एक बैकवर्ड कंट्री था, लोगों की मिजरेबल कंडीशन थी, इवन ब्रेड, स्टेपल डाइट वो भी लोगों को नहीं मिल पाती थी। कॉमन पीपल वहाँ इकट्ठा होते हैं और अपने जो डेस्पोटिक नेचर वाली जो गवर्नमेंट है उसका अपोज करते हैं। फाइनली अक्टूबर 1917 में रेवोल्यूशन हुआ। उस रेवोल्यूशन के बाद जो मोनार्क था, मोनार्क को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी और नई गवर्नमेंट बनी थी बोल्शेविक पार्टी की। तो इस अपराइजिंग ने ना केवल एशिया बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी मोबिलाइज किया, उनको भी एक रास्ता दिखाया कि अगर लोग यूनाइटेड वे में कोई स्ट्रगल करते हैं इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए तो उनको रिज़ल्ट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इससे पहले हमने फ्रांस के अंदर देखा था, रेवोल्यूशन वहाँ हुई थी तो वहाँ भी लोगों के एफर्ट से गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। दूसरा इंस्पायर करने वाला इंसिडेंट हुआ रशिया के अंदर। तो रशिया की रेवोल्यूशन से इंडिया जैसे कंट्री के अंदर भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो डेवलप होने लगी। फिर है डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड। अब रशिया डे बाय डे अपनी पावर, अपनी रिचनेस को गेन करता चला गया। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी पावर थी, वो थी यूएसए। तो यूएसए और यूएसएसआर, रशिया, दोनों के बीच में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम होने लगी। दोनों के बीच में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को लेग पुलिंग करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, या अपनी कैसे सुपरमेसी ऑल ओवर वर्ल्ड को एस्टैब्लिश किया जाए। तो रिज़ल्ट ये निकला कि 1945 से 1988 के बीच में वर्ल्ड जो था वो बेसिकली 2 मेन ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गया। एक ग्रुप बोला जाता है लेफ़्ट ग्रुप। लेफ़्ट ग्रुप का जो लीड कर रहा था रशिया, उसके साथ ही थे क्यूबा कंट्री और नॉर्थ कोरिया। दूसरी तरफ हम बात करें राइट ग्रुप की, तो राइट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था यूएसए, उसका साथ दिया ब्रिटेन ने, उसका साथ दिया फ्रांस ने। तो 2 ग्रुप थे, या तो वो रशिया ग्रुप के अंदर ज्वाइन थे या यूएसए ब्लॉक को ज्वाइन कर रखा था। अब एक तीसरा ग्रुप भी था, उस तीसरे ग्रुप को जाना जाता था नॉन अलाइंड ग्रुप, यानी कि गुट निरपेक्ष। गुट का मतलब हम किसी भी ब्लॉक में, किसी भी ग्रुप में निरपेक्ष मतलब शामिल नहीं हैं। ना तो हम रशिया के साथ हैं, ना हम यूएसए के साथ हैं, बल्कि हमारे रिलेशन सभी कंट्री के साथ में हैं। और नॉन अलाइंड ग्रुप को लीड कौन कर रहा था? इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और चेकोस्लोवाकिया जैसे कंट्री। लास्ट पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर, कि 1990 के अंदर यूएसएसआर स्प्लिट हो जाता है, कंट्री जो है बिखराव हो जाता है, एक कंट्री बजाय कई टुकड़ों के अंदर डिवाइडेड हो जाता है। आज यूएसएसआर कंट्री नहीं है, लेकिन उस यूएसएसआर से अलग हुए सबसे बड़े कंट्री के रूप में हम जानते हैं रशिया को। तो यानी कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसका असर पूरे वर्ल्ड के ऊपर था। लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ सीखा है रशियन रेवोल्यूशन से, चाहे वो वर्कर्स के फेवर की बातें आती हैं, चाहे ह्यूमन कंडीशन में काम करने की बातें आती हैं, चाहे नेशनलिज्म की बातें आती हैं, चाहे कोई ऐसी कंट्री जो एम्पायरलिज्म के अंदर बिलीव करता है। तो रशिया ने एम्पायरलिज्म पॉलिसी का अपोज भी किया। रशिया ने अपने आर्मी को उन कंट्रीज़ में भेजा कि जहाँ कॉलोनिज्म था या जहाँ पावरफुल कंट्री ने किसी वीक कंट्री को अपना टारगेट बना रखा था। तो रशिया नहीं चाहता था कि एम्पायरलिज्म प्रमोट हो। तो रशिया से बहुत सी बातें पूरे वर्ल्ड ने सीखी और उससे इंस्पिरेशन लेकर के वर्ल्ड आगे बढ़ता है। इंडिया, उसने भी इंस्पिरेशन लिया। कैसे लिया? कि जब इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट था तो यहाँ मिडिल क्लास एक होती है, सड़कों पे आते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग प्रमोट होती है। और तो और 1924 में इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी को फाउंडेड किया था। तो ये था बेटा आपका टॉपिक कि कैसे पूरे वर्ल्ड के ऊपर रशियन रेवोल्यूशन का एक असर पड़ता है। थैंक यू बेटा। इसी के साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू। हैव ए गुड डे।